नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 3 मई 2021 और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 3 मई के साथ साथ 2 मई 2021 का भी करंट अफेयर, क्योंकि संडे को दोस्तों हमारी वीडियो आती नहीं। जो लोग भी हमारे नए व्यूअर हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, संडे को उतने अधिक करंट अफेयर होते नहीं, तो इसलिए संडे को हम लोग वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। जो कुछ थोड़े बहुत करंट अफेयर होते हैं दोस्तों उनको हम नेक्स्ट डे मंडे को डिस्कस करते हैं। एक और अन्य कारण यह भी है कि संडे को मुझे रेस्ट मिल जाता है और आप लोगों को रिवीजन का एक दिन भी मिल जाता है दोस्तों, तो इसलिए संडे को हम लोग ऑफ रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर दोस्तों। और आज का जो करंट अफेयर है दोस्तों वह भी एक दुखद घटना के साथ शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों, कि मध्य प्रदेश के दोस्तों एक पूर्व मंत्री थे, कांग्रेस के विधायक थे। कुछ समय पहले हमने एक और विधायक देखी थी जो महिला विधायक थी, कांग्रेस की, झाबुआ जिले से संबंधित थी। उनका निधन हो गया था। और अब एक और कांग्रेस के विधायक हैं बृजेंद्र प्रताप सिंह, और यह पूर्व मंत्री भी रहे दोस्तों। इनका कोरोना से निधन हो गया है। तो यह किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे, और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसके एक पूर्व जज थे, उनका भी निधन हो गया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के दोस्तों एक अवार्ड है जिससे सम्मानित एक कवि थे, मध्य प्रदेश के तो नहीं थे परंतु मध्य प्रदेश का एक अवार्ड है जिससे सम्मानित उन्हें किया गया था, उनका भी निधन हो गया है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में इन सब निराशा भरी खबरों के बीच में एक आशा भरी खबर भी है कि मध्य प्रदेश में कितने ऑक्सीजन के जो संयंत्र है उनका निर्माण कर दिया गया है प्रत्येक जिले के लिए। तो वह सब हम आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, link below description, you can go join my telegram channel. Why you need to join telegram channel? Because of I will providing you free of cost my all lecture pdf on my telegram channel। दोस्तों इस लेक्चर की जो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है वह भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ यह भी बताना देना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को नहीं देखा है, कल दोस्तों मैंने आप लोगों को लगभग 1 घंटे से ऊपर की वीडियो है, मध्य प्रदेश का पूरा आधुनिक इतिहास उसमें मैंने कवर किया है, उसको अपलोड कर दिया है। स्पेशली फॉर एमपीपीएससी, एमपी प्लस, कोई भी अन्य एग्जाम है मगर स्पेशली एमपीपीएससी के लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है वो, और एमपीपीएससी के नवीन सिलेबस के अकॉर्डिंग वह वीडियो है, तो उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। आप चाहे तो देख सकते हैं, और अगर आपके पास समय नहीं है तो उसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से लेकर उसको वहां से भी पढ़ सकते हैं। परंतु वीडियो देखने से आपके अंदर एक समझ विकसित होगी, उसके बाद जब आप पीडीएफ को पढ़ेंगे तो इट विल मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। हमारा आज का 3 मई 2021 और साथ ही साथ 2 मई के कुछ करंट अफेयर इसके अंदर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर में। दोबारा आप लोगों से मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा, अधिक से अधिक दोस्तों समय घर में बिताइए, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिए, और बहुत ही आवश्यक है, जरूरी कार्य हो तभी बाहर जाने की कोशिश करिए, और जो भी प्रिकॉशन गवर्नमेंट द्वारा सुझाए गए हैं उन सब का पालन आप करिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी कठिन समय से इस दौर में हम स्पेशली यह मानव सभ्यता गुजर रही है, और जो यह विश्व का पहला युद्ध है जिसे हम घर बैठकर जीत सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में दोस्तों कितने नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, 52 जिले मध्य प्रदेश में है दोस्तों, और 52 जिलों में कितने नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 58, 56, 52 या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 58 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं मध्य प्रदेश के 52 जिलों में। तो आप समझ सकते हैं कितना अधिक इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया भी था कि मध्य प्रदेश का एक जिला है जहां पर 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, तो वह कौन सा जिला है इसका जवाब आप ही को देना है, क्योंकि आज का क्वेश्चन यही है जो मैं आप लोगों से पूछूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था 52 जिलों के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री आकस्मिक निधि है दोस्तों, उसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए कितने करोड़ की राशि दी गई है, 1 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है, और यह 1 करोड़ की राशि प्रत्येक जिले के लिए जाएगी। और इससे क्या होगा, जो भी कोरोना से संबंधित जिम्मेदारियां हैं, मदद है, उन सबका निर्वाह किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, कई बार बता चुका हूं मगर मैं बार बार बताऊंगा जब तक आपको यह याद नहीं हो जाता। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों बुंदेलखंड के जितने भी जिले हैं उनके लिए बीना में, जो सागर जिले के अंतर्गत आता है, बीना एक शहर है, बीना रिफाइनरी है, यहां पर ओमान की सहायता से इसे बनाया गया था। 1000 बेड का कोरोना अस्पताल, अस्थायी अस्पताल शुरू किया गया है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ मध्य प्रदेश का दोस्तों सबसे बड़ा कोविड का अस्पताल कहां पर शुरू किया गया है दोस्तों, तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का कोविड का अस्पताल शुरू किया गया है आपका इंदौर में, राधा स्वामी सत्संग की मदद से शुरू किया गया है। इसमें कितने बेड हैं दोस्तों, इसमें 6000 बेड्स की व्यवस्था है, यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में जो कोरोना रेट की दर है दोस्तों, सर्वाधिक कोरोना स्प्रेड कहां पर, किस जिले में
पीड़ित है दोस्तों, तो वह है आपका इंदौर। इंदौर के बाद आता है आपका सेकंड नंबर भोपाल का, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगाए जा रहे 58 नए ऑक्सीजन प्लांट। दोस्तों भारत सरकार की तरफ से एयर ऑक्सी के अंतर्गत 8 प्लांट लगाए जा रहे हैं, और यह 8 प्लांट किस जगह पर लगाए जा रहे हैं? खंडवा दोस्तों, शिवपुरी, सिवनी, उज्जैन, जबलपुर, मंदसौर, रतलाम और मुरैना में। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों सीएम रिलीफ फंड से, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, 5 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। यह कहां कहां पर लगाए जा रहे हैं? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और शहडोल में दोस्तों। और इसके साथ देखेंगे राज्य सरकार द्वारा एयर ऑक्सी टैक्स 13 लगाए जा रहे हैं दोस्तों। कहां कहां पर? सागर, सीहोर, विदिशा, गुना, सतना, रायसेन, बालाघाट, खरगोन, कटनी, बड़वानी, नरसिंहपुर, बैतूल, राजगढ़ और यहां पर आप देखेंगे भोपाल में। इसके बाद देखेंगे राज्य सरकार की ओर से और 9 लगाए जा रहे हैं। तो कहां कौन कौन से जिलों में? देवास, धार, मंडला, होशंगाबाद, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सीधी। और इसके बाद फिर दोबारा देखेंगे 15 राज्य सरकार की ओर से लगाए जा रहे हैं। यह हैं आपके उमरिया, शाजापुर, नीमच, झाबुआ, सिंगरौली, टीकमगढ़, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर, सीहोर, डिंडोरी, अलीराजपुर, आगर और निवाड़ी में दोस्तों। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे राज्य सरकार की तरफ से डीआरडीओ की सहायता से, डीआरडीओ जो कंपनी है इसकी, 8 लगाए जा रहे हैं। और यह 8 कहां कहां पर लगाए जा रहे हैं? बालाघाट, धार, दमोह, जबलपुर, बड़वानी, शहडोल, सतना और मंदसौर में यह ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों यह जिलों के कुछ नाम आए हैं। तो इन जिलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं, जैसे कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जिला आप देखेंगे यहाँ पर खंडवा। खंडवा दोस्तों यहाँ पर ओमकारेश्वर है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग से संबंधित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां पर है? खंडवा में है दोस्तों। तो इसको भी आपको याद रखना है। शिवपुरी दोस्तों दूसरा जिला आप देख रहे होंगे। शिवपुरी दोस्तों जितने भी सिंधिया वंश है उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी। और कल का जो मैंने डिस्कस किया था दोस्तों मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, उसमें मैंने डीपली तरीके से बताया है पूरा का पूरा सिंधिया वंश का इतिहास। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, आपकी समझ काफी अधिक बढ़ जाएगी। तो यहां पर देखना है आपको शिवपुरी जिले में दोस्तों क्या है? शिवपुरी जिले को दोस्तों स्पेशली सिंधिया राजघराने की ग्रीष्मकालीन राजधानी माना जाता है। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहीं पर माधव राष्ट्रीय उद्यान है और उसी के अंदर जॉर्ज कैसल भवन भी है। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जिला आप देखेंगे सिवनी। सिवनी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बना देना चाहूंगा दोस्तों। सिवनी को दोस्तों मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है। तो इतना ही इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिवनी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का लखनऊ। उज्जैन तो फैक्ट की ये मान के चलिए खान है। क्यों खान है? क्योंकि उज्जैन महाकाल की नगरी है, सबसे पहला फैक्ट। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा महाकाल की नगरी के साथ साथ पृथ्वी का केंद्र बिंदु यहाँ का मंगलनाथ मंदिर है। यहीं पर भरतरी की गुफा है। और यहीं पर दोस्तों प्राचीन जो काश्य युगीन जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता है उसके काल का एक नगरी थी कायथा, वह भी यहीं पर थी। और उज्जैनी का प्राचीन नाम अवंती था। गुप्त काल में यह अवंती राजधानी हुआ करती थी। तो उज्जैन से संबंधित तो बहुत अधिक फैक्ट हैं। महाकाल की नगरी भी है, यह सभी को मालूम ही है। पृथ्वी का केंद्र है, मंगलनाथ, भरतहरि की गुफाएं, और साथ ही साथ जो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने आश्रम में आकर, संदीपनी आश्रम में आकर क्या प्राप्त की थी? जो शिक्षा प्राप्त की थी। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और काल भैरव का मंदिर भी यहीं पर है। चिंताहरण मंदिर भी ग्वालियर दोस्तों उज्जैन में ही है। और सिंधिया राजघराने की बात जो मैंने की है, तो सिंधिया राजघराने की प्राचीन राजधानी अर्थात पहले की राजधानी, ग्वालियर से पहले राजधानी कौन सी हुआ करती थी? वह आपकी उज्जैन ही हुआ करती थी। जबलपुर सभी को मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। भेड़ाघाट यहीं पर है। मंदसौर दोस्तों सिवना नदी के किनारे पर है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मुरैना सभी को मालूम है। जो भीहड़ है, जो आपकी चंबल नदी है उसके द्वारा यहाँ पर भीहड़ का निर्माण किया गया है, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश की प्रथम जो सीमेंट फैक्ट्री थी बानमोर, याद रख लीजिए क्या नाम है उसका? बानमोर, वह भी मुरैना में ही इस्टेब्लिश की गई थी। भोपाल सभी को मालूम है मध्य प्रदेश की राजधानी है। इंदौर दोस्तों लगातार 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है। ग्वालियर सिंधिया राजघराने की राजधानी है। और साथ ही साथ और भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ का किला है उसे किलों का रत्न भी कहा जाता है दोस्तों। रीवा दोस्तों जो विंध्य प्रदेश है उसकी प्रारंभ की राजधानी हुआ करती थी। और शहडोल काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों अधिक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जनसंख्या के मामले में दोस्तों सबसे छोटा संभाग है मध्य प्रदेश का, इसलिए आपको याद रखना है। इसके साथ ही और भी अन्य जिले हैं जो कि उतने अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ खास जिले में यहां पर निकाल के आपको दिखाता हूं, जैसे कि देवास में आपको मालूम होना चाहिए काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास में, और चमड़ा उद्योग के लिए देवास जाना जाता है दोस्तों। धार में क्या है? बाघ की गुफाएं हैं, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मंडला में क्या है दोस्तों? मंडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है दोस्तों। होशंगाबाद को दोस्तों होशंग शाह द्वारा बसाया गया था, होशंग शाह के नाम पर ही से बनाया गया था। लॉजिस्टिक हब बनाने जा रही है गवर्नमेंट यहाँ पर, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? वह भी होशंगाबाद में है। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों सिक्योरिटी पेपर मिल की? 1968 में इसकी
की स्थापना की गई थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पन्ना, सभी को मालूम है हीरा उत्पादक एकमात्र जिला है दोस्तों। दमोह, दोस्तों दमोह का काफी अधिक इंपोर्टेंट है, अभी यहां पर उपचुनाव हुआ है और यहां पर लगभग जीत की ओर बढ़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज कर दी गई है और इसका जो इंपोर्टेंट डाटा जब निकल कर आएगा तो मैं उसे पूरा का पूरा आप लोगों को डिस्कस करूंगा। अभी पूरा डाटा नहीं आया है कंटिन्यू तरीके से, अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं रात में तो लगभग इसकी कंटिन्यूटी चल रही है। जैसे ही इसका फाइनल रिजल्ट आएगा और जो चुनाव आयोग अपनी अपलोड कर देगा उस सबको मैं बाद में आप लोगों को साझा करूंगा। तो इसके साथ साथ हमने लगभग जितने जिले उन सबको डिस्कस कर लिया। यहां पर आपको बता देता हूं बालाघाट दोस्तों काफी अधिक इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात अगर किसी जिले का है तो वह कौन सा है, बालाघाट जिला है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह का निधन हो गया दोस्तों, और यह किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते थे, यह किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है पृथ्वीपुर विधानसभा, जगतपुर विधानसभा, सीहोर विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह पृथ्वीपुर विधानसभा से आते थे। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस की जो सरकार थी इसके पहले कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय यह कौन थे, यह मंत्री भी थे और काफी अधिक इंपोर्टेंट है। बुंदेलखंड के एक गद्दावर नेता थे, कोरोना के कारण भी इनका निधन हुआ है दोस्तों। अगेन मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, अधिक से अधिक समय घर पर रहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग जब नहीं बच रहे हैं तो हम और आपकी क्या विषाद, क्योंकि हम लोगों को तो उतनी सुविधा और उतना ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाएगा जो आप कंडीशन देख रहे हैं बाहर क्या कंडीशन बनी हुई है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है न्यूज। कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का निधन, चिरायु अस्पताल में ली अंतिम सांस। कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का निधन हो गया है। वे कोरोना से संक्रमित थे, भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती थे। उनका ऑक्सीजन लेवल बेहद डाउन था। इससे पहले उनका इलाज ग्वालियर में चल रहा था, जहां तबीयत में सुधार न होने के कारण उन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से कहां भेजा गया था, भोपाल भेजा गया था। बता दें कि पृथ्वीपुर विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद वह घर पर आइसोलेट रहे, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर वह झांसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए थे, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा था। शनिवार को सुबह उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। स्थिति गंभीर होने पर उन्होंने एयर एम्बुलेंस से भोपाल शिफ्ट किया गया और यहां चिरायु अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान 17,000 श्रमिकों के खाते में करेंगे कितने करोड़ रुपए अंतरित, संबल योजनाओं के हितग्राहियों को करेंगे लाभान्वित। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ अमाउंट था जो किन्हें लागू किया गया था, जो स्ट्रीट वेंडर योजना है, जिसे 6 जून 2020 को शुरू किया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, और इसके क्रियान्वयन में दोस्तों पूरे भारत में हमारा प्यारा मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा था। तो इसी योजना के अंतर्गत पहले बांटा गया था, परंतु अब कौन सी नई योजना आई है, संबल योजना, जो सभी को मालूम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और इसके पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी उसके द्वारा इसे बंद कर दिया गया था, परंतु बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद इसे दोबारा से शुरू कर दिया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत दोस्तों 17,000 श्रमिकों के खाते में कितने करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 379 करोड़ रुपीज, 344 करोड़ रुपीज, 278 करोड़ रुपीज एंड देन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 379 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए गए हैं 17,070,000 जो श्रमिक्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके अकाउंट में। किस योजना के अंतर्गत? संबल योजना के हितग्राहियों को इसके अंतर्गत लागू किए गए हैं, अर्थात यह अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री चौहान 17,000 श्रमिकों के खाते में करेंगे 379 करोड़ रुपीस अंतरित, संबल योजना के हितग्राही होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 4 मई को जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 17,000 असंगठित श्रमिक परिवारों को बैंक खाते में 379 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे वितरण। वर्चुअल कार्यक्रम में मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी विशेष रूप से रहेंगे उपस्थित, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग के लिए गांव-गांव दी जा रही है दस्तक, किस अभियान के तहत? तो दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है और उसी अभियान के अंतर्गत गांव-गांव में फीवर टेस्टिंग के लिए दस्तक दी जा रही है और यह अभियान चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत गांव-गांव में जाकर चेक किया जा रहा है फीवर को क्या है कंडीशन। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है तो उसकी जांच की जाती है, कोरोना से संबंधित अगर कुछ भी केसेस पाए जाते हैं तो उसे चेक किया जाता है। तो देखते हैं कौन सी योजना के अंतर्गत यह सब किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है किल कोरोना वायरस अभियान 2, सेकेंड योजना दस्तक अभियान, थर्ड रोको अभियान, और इसके बाद इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, कौन सा? किल कोरोना वायरस अभियान 2। अब आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं किल कोरोना वायरस अभियान कब शुरू हुआ था। किल कोरोना वायरस अभियान के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। 1 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था, उसका दूसरा फेज जो था वह 1 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था। अब वर्तमान जो किल कोरोना वायरस अभियान 2 शुरू हुआ है, यह कब शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ है, इस सब का जवाब आप लोगों को देना है। परंतु इस वीडियो में यह जरूर बता दूंगा कब तक यह अभियान चलेगा, तो इसके बारे में तो मैं जरूर बता दूंगा, परंतु आप लोगों को बताना यह अभियान कब शुरू हुआ था। तो कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बता देता
देता हूँ कोरोना वायरस के दौरान जब जो योजनाएं चलाई गई थी उस दौरान, तो उन सबको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये पिछले वर्ष की योजना है, परंतु मैं रिवाइज कराता रहता हूँ आप लोगों को हमेशा, तो यह योजना आगे भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो देखते हैं, सबसे पहली योजना थी दोस्तों जीवन ज्योति योजना। क्या नाम था दोस्तों? जीवन ज्योति योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था दोस्तों? जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत महिलाओं को मास्क निर्माण का कार्य सौंपा गया था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह योजना है। उस समय मास्क की काफी अधिक कमी हुआ करती थी। जीवन शक्ति योजना, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जीवन शक्ति योजना, यह भी महिला स्वसहायता समूह से संबंधित योजना थी, यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखते हैं दोस्तों बैंक सखी योजना। बैंक सखी योजना काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसी दौरान कोरोना लॉकडाउन के दौरान दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अवेयर करने के लिए बैंकिंग से संबंधित जो भी विभिन्न कार्य हैं उनको ईजी तरीके से करने के लिए महिलाओं की जो स्वसहायता समूह है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी और उसके अंतर्गत बैंक सखी योजना शुरू की गई थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों निष्ठा विद्युत मित्र योजना। काफी अधिक इंपॉर्टेंट योजना है। सीहोर से इसे शुरू किया गया था दोस्तों 10 जून, याद रख लीजिए 10 जून 2020 को इसे शुरू किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी द्वारा इसे शुरू किया गया था निष्ठा विद्युत मित्र योजना। और इस योजना का कार्यक्रम क्या था दोस्तों? इस योजना निष्ठा विद्युत मित्र योजना का उद्देश्य था महिलाओं के जो स्वसहायता समूह उनको बिजली विभाग से संबंधित कनेक्शन किस तरीके से नए कनेक्शन दिया जा सकता है, ऑनलाइन तरीके से बिल किस तरीके से भरा जा सकता है, इन्हीं सब चीजों की ट्रेनिंग वह देती थी ग्रामीण क्षेत्रों में। कौन देती थी? निष्ठा विद्युत मित्र योजना के अंतर्गत जो महिलाओं के स्वसहायता समूह थे उनके द्वारा। चलिए विद्युत से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बता देता हूं दोस्तों। मध्य प्रदेश ही नहीं दोस्तों, पूरे विश्व का, याद रखना है आपको, ओनली मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग अर्थात तैरता हुआ सोलर पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? ओमकारेश्वर, याद रखिए ओमकारेश्वर खंडवा में नर्मदा नदी के ऊपर तैरते हुए जो सोलर पैनल है उनके माध्यम से बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर संयंत्र जो बनाया जा रहा है दोस्तों। लगभग इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट होगी, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 2023 तक इसका कार्य शुरू हो जाएगा। और एक रीवा सौर परियोजना है दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी सौर परियोजना है वर्तमान में मध्य प्रदेश की। 750 मेगावाट उत्पादन क्षमता है दोस्तों। इसमें 250 याद रखना है आपको, 250 के दोस्तों 3 संयंत्र हैं, टोटल मिलाकर 750 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता होती है दोस्तों। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 10 जुलाई 2020। याद रख लीजिए, लिख देता हूं मैं दोबारा से, आप लोग लिख लीजिए 10 जुलाई 2020 को। याद रखिए यह 10 है, यह 6 नहीं, 10 जुलाई 2020 को दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। और इसकी जो विद्युत है यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसकी जो विद्युत है वह कहां तक सप्लाई की जाएगी? इसकी विद्युत प्रोवाइड की जाएगी किसे दोस्तों? इसकी विद्युत प्रोवाइड की जाएगी दिल्ली मेट्रो को। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यह सौर ऊर्जा का यह संयंत्र दोस्तों। इससे संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं दोस्तों, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 24% जो इसकी विद्युत है दोस्तों कहां भेजी जाएगी? दिल्ली भेजी जाएगी। और इसकी बची हुई विद्युत 76% विद्युत का उपयोग कौन करेगा? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के वासियों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो विद्युत संयंत्र है, कौन सा विद्युत संयंत्र? अभी हमने चर्चा की थी किस विद्युत संयंत्र की? अभी हमने चर्चा की थी सौर विद्युत संयंत्र की। अब हम चर्चा करते हैं ताप विद्युत संयंत्र। याद रखिए ताप विद्युत संयंत्र ऐसे संयंत्र होते हैं जिनमें कोयले के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाता है और हमारे देश की लगभग 80% विद्युत इन्हीं से आती है। तो मध्य प्रदेश का दोस्तों सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? विंध्याचल। याद रखिए विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। आपको यहां पर मैप के माध्यम से बता देता हूं, तो मैप उतना अच्छा नहीं है परंतु आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो मैप के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली और इसी सिंगरौली में दोस्तों यह स्थित है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। 1987 लिख लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, 1987 में दोस्तों इसे स्टेब्लिश किया गया था विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को। किसकी सहायता से इसे स्टेब्लिश किया गया था? रूस की सहायता से इसे स्टेब्लिश किया गया था। और वर्तमान में यह दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र। और यहीं पर एक और विद्युत संयंत्र जिसका नाम है शासन। याद रख लीजिए शासन। शासन किस कंपनी का है दोस्तों? शासन है रिलायंस कंपनी का और यह सेकंड और प्राइवेट देखा जाए तो सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है मध्य प्रदेश का। तो इसको भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र, यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। प्रथम ताप विद्युत केंद्र कहां पर ओपन किया गया था? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। याद रख लीजिए चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहां पर? नेपा नगर। चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपा नगर में दोस्तों बनाया गया था, बुरहानपुर जिले में। कब बनाया गया था? 1953 में इसे बनाया गया था। पेपर मिल के लिए बनाया गया था, यहीं पर पेपर मिल है, उसके लिए इसे बनाया गया था 1953 में। और यह मध्य प्रदेश का दोस्तों प्रथम ताप विद्युत केंद्र था। तो इसको भी याद रख लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग के लिए गाँव दी जा रही है दस्तक। 9 मई तक जारी रहेगा किल कोरोना अभियान 2, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो दोस्तों 9 मई तक यह जारी रहेगा। अब आप लोगों को यह बताना है कब इसे शुरू किया गया था। मैं बता चुका हूं कई
परिवार मैं दोबारा आप लोगों को नहीं बताऊंगा, और अगर आप लोगों पर नहीं बनेगा तो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों पर बनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को उससे दुगनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप लोगों को टेस्ट को क्रैक करना है। आप कंपटीशन में है और आपको हमेशा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, तो आपको उसका जवाब 101% देना होगा। मैं आपको उसका जवाब नहीं दूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गांव-गांव, घर-घर जाकर स्पेशल फीवर क्लिनिक के लिए किल कोरोना अभियान 2 चलाया जा रहा है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां संक्रमण की दर अधिक है वहां प्राथमिकता से सर्वे टीम पहुंचकर संभावित मरीजों की पहचान कर रही है। गत 24 अप्रैल से प्रारंभ हुए किल कोरोना अभियान 2 के लिए 15,308 सर्वे टीमें गठित की गई हैं, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो किल कोरोना वायरस अभियान 2 है दोस्तों, इसके लिए कितनी सर्वे टीमें गठित की गई हैं? 15,308 सर्वे टीमें गठित की गई हैं, और सर्वे टीमों द्वारा अभी तक 2,29,51,135 से अधिक जनसंख्या का सर्वे पूरा कर लिया गया है, और सर्वे के दौरान 84,148 से अधिक संभावित मरीजों के सैंपल लिए गए हैं। अभियान 9 मई तक चलेगा। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा यह अभियान है दोस्तों। और मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी है? लगभग 7 करोड़ 25 लाख जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। तो 7 करोड़ 25 लाख के समथिंग मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। 7 25 25 8 9 करके संख्या आती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। पूरे देश की कितना जनसंख्या नेतृत्व करता है दोस्तों मध्य प्रदेश? तो पूरे देश की जनसंख्या का 6%। बता देता हूं आपको यहाँ पर पूरे देश की कितनी जनसंख्या रहती है। भारत की 6% जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती है। और भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है मध्य प्रदेश के पास दोस्तों? तो भारत का 9% क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के पास है। तो आप समझ सकते हैं भारत का क्षेत्रफल 100% मान के चलिए, तो उसमें से 9% क्षेत्रफल किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों, तो इसको याद रखना है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और जब छत्तीसगढ़ इससे अलग नहीं हुआ था दोस्तों, तो टॉप पर था हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर कुंवर बेचैन का निधन, इन्हें मध्य प्रदेश के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मध्य प्रदेश का एक पुरस्कार है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, और उससे इन्हें सम्मानित किया गया था। और इनका निधन हो गया है 1942 के समथिंग इनका बर्थ हुआ था, और अब इनका निधन हो गया है। तो कभी प्रदीप सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था, तानसेन से इन्हें सम्मानित किया गया था, तुलसी से इन्हें सम्मानित किया गया था, या फिर कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कभी प्रदीप सम्मान है दोस्तों, उससे इन्हें सम्मानित किया गया था। कुंवर बेचैन इनका नाम है दोस्तों, यह गाजियाबाद के रहने वाले थे। और इनके साथ साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? शिव ओम अंबरदार, उनका अंबरदार नाम है। तो याद रखना 2 लोगों को सम्मानित किया गया था। इन्हें किस सन के लिए सम्मानित किया गया था दोस्तों? 2019 के लिए। याद रखिए दोनों को दोनों अवार्ड साथ में दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना के कारण एक साथ नहीं 19 में यह अवार्ड 19 का अवार्ड यह दिया नहीं गया था, और 2020 के साथ में उसे दे दिया गया था। और 2020 का जो अवार्ड दिया गया था, कौन सा अवार्ड? यही कवि प्रदीप सम्मान, वो दिया गया था शिव ओम अंबरदार को। आगे इनका नाम मैं आप लोगों को दिखाता हूं। शिव ओम अंबरदार को भी यह अवार्ड दिया गया था। तो परंतु उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जितने प्रमुख अवार्ड अभी करंट में जो अवार्ड दे दिए गए हैं, किस किस को मिले हैं, उन सब के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश होती है दोस्तों मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है उसके साथ साथ मैं आपको पुराने करंट अफेयर भी रिवाइज कराता जाता हूं, और साथ ही साथ स्टैटिक जीएस भी आपको रिवाइज कराता जाता हूं। और इसकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अवार्ड्स को हम यहां पर देख लेते हैं। तानसेन सम्मान दोस्तों 2020 किसे मिला है? सतीश व्यास को दिया गया है संतूर वादक हेतु। याद रखिए तानसेन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? संतूर वादक के लिए दिया गया। और तानसेन अवार्ड दोस्तों कब शुरू किया गया था? तानसेन अवार्ड दोस्तों कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 1980 में। याद रख लीजिए 1980 में तानसेन अवार्ड को शुरू किया गया था दोस्तों। तानसेन की जो समाधि है वह कहां पर है? ग्वालियर में है। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे गौस मोहम्मद। और दोस्तों एक और याद रखिए इनका प्राचीन नाम क्या था? इनका नाम था रामतनु। याद रखिए काफी बार पूछ लिया जाता है, एमपीपीएससी का फेवरेट है। रामतनु पांडे इनका नाम था दोस्तों। और यह अकबर के नौरत्नों में शामिल थे, परंतु उसके पहले यह रीवा के महाराज के यहां पर गायन किया करते थे। तो रीवा के महाराज के यहां पर यह गायन करते थे। और इनका दोस्तों 1506 में जन्म हुआ था। आपका ग्वालियर के पास एक जगह है जिसका नाम क्या है? बेहट। याद रखिए बेहट एक नामक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था ग्वालियर के पास, और वहीं पर इनकी वर्तमान में समाधि भी है। रामतनु इनका प्राचीन नाम था। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है तानसेन का दोस्तों। और इसके बाद देखते हैं हिस्टोरिकल प्लेस नेमा बुक, मध्य प्रदेश के राइटर कौन कौन थे? इतिहासकार आर.के. शर्मा और डॉक्टर शंभू दयाल। तो दोस्तों यह बुक काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है तो वो आपको यहां पर मैं बता देता हूं दोस्तों। यह एक बुक निकाली गई है 2 लोगों द्वारा। 2 लोग कौन है? इतिहासकार आर.के. शर्मा और डॉक्टर शंभू दयाल। इन दोनों के नाम आपने देख लीजिए। इस बुक में क्या दिया गया है? मध्य प्रदेश के दोस्तों 1000
स्थान। याद रखिए आप 1000 शहरों के प्राचीन नाम दिए गए हैं और उन प्राचीन नाम, उनके प्राचीन नाम क्यों पड़े, जैसे कि भोपाल है तो भोपाल का प्राचीन नाम भोपाल क्यों पड़ा, इंदौर का प्राचीन नाम क्या था, क्यों इसका नाम इंदौर पड़ा। तो यह सब पूरी की पूरी हिस्ट्री इसके अंदर दी गई है। और मध्य प्रदेश की 1000 जो जगह हैं, क्या नाम है इस बुक का, प्लेस, तो जो 1000 प्लेसेस हैं उनके हिस्टोरिकल नाम के बारे में इस बुक में दिया गया है। मैं करंट अफेयर में आप लोगों को बता दिया है, कई बार बता चुका हूं। यहां पर जब अवार्ड्स की चर्चा हुई तो उसको भी मैंने यहां पर शामिल कर लिया, आपका लोगों का रिवीजन हो जाए। और इस बुक का विमोचन उस समय किसके द्वारा किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया था, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भोपाल के ओलंपियन खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, इनाम उल रहमान को मिला है। तो जो मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों 2020 वह किसे दिया गया है, इनाम उल रहमान को दिया गया है। और यह भोपाल की और यह किस खेल के खिलाड़ी हैं, यह हॉकी के खिलाड़ी हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट अवार्ड देखते हैं, मध्य प्रदेश के 3 लोगों को मिला है पद्मश्री अवार्ड, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्या क्या नाम है, भूरीबाई झाबुआ की हैं दोस्तों, और यह क्या करती हैं, भीली जो चित्रकारिता है, जो आप लोग सभी नाम जानते होंगे, भीली चित्रकारिता को क्या बोलते हैं, पिथौरा भित्ति चित्र। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो आपके घोड़े होते हैं उसका चित्रण किया जाता है, और जो भी आदिवासी कलाएं होती हैं उन सबका चित्रण किया जाता है। तो इस चित्रकला के लिए भूरीबाई को मिला है आपका पद्मश्री अवार्ड। और इसके साथ साथ कपिल तिवारी इनका नाम है, सेकंड व्यक्ति हैं, 3 लोगों को मिला है दोस्तों, यहां पर आपने देखा 3 लोगों को मिला है। कपिल तिवारी जिनका नाम है, सागर के हैं, सागर जिले से हैं, इन्हें भी मिला है। और सुमित्रा महाजन सभी को मालूम है, पूर्व आपकी जो लोकसभा की अध्यक्ष थी, और साथ ही साथ लगातार 8 बार मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर से दोस्तों यह सांसद रही हैं, और एक ही पार्टी से लगातार 8 बार सांसद बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका। एक ही पार्टी से किसी महिला ऐसी करने वाली विश्व की यह पहली महिला है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब एक और अवार्ड है दोस्तों, मलखंब का द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें मिला है मलखंब के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है योगेश मालवीय दोस्तों। और यह कहां के हैं, यह है आपके शाजापुर के योगेश मालवीय के लिए मलखंब हेतु अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर चर्चा हुई है मलखंब की, तो मलखंब से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं। मलखंब की दोस्तों जो अकेडमी है वह कहां पर शुरू की जा रही है, तो वह है आपके उज्जैन में, याद रखिए। और इसके जो अवार्ड देने की शुरुआत की गई थी 2013 में, उसकी शुरुआत की गई थी, तो इसको भी याद रख लीजिए मलखंब के लिए। और मलखंब को दोस्तों राष्ट्रीय खेलों में भी शामिल कर दिया गया है, इसी वर्ष से इसे शामिल किया गया है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आपको कुछ अवार्ड्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि हमने अभी अवार्ड्स की चर्चा की है, परंतु अभी हमने उनका सन के बारे में नहीं देखा, कौन सा अवार्ड किस सन में शुरू किया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जिनके मैं आपको सन यहां पर बता देता हूं, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम उन सन को देख लेते हैं, थोड़ा स्थान बना लें यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे कौन सा अवार्ड किस सन में शुरू किया गया था। सबसे पहला अवार्ड देखेंगे आप, तानसेन सम्मान, मैंने बता दिया है 1980 में। तो सबसे पहले बताता हूँ 1980 में और कौन कौन से अवार्ड शुरू हुए थे। तो सबसे पहला था तानसेन, इसके बाद देखेंगे आप कालिदास, याद रख लीजिए कालिदास का जो अवार्ड है वह 1980 में शुरू हुआ था, परंतु इसके 3-4 वेरिएंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। जो कालिदास अकेडमी है, याद रखना है कालिदास अकेडमी, यह कब बनी थी, 1977 में बनी थी, तो इसको भी याद रख लीजिए। अवार्ड 80 में है, परंतु कालिदास अकेडमी कब है, कालिदास अकेडमी 1977 में। इसी के बाद दोस्तों एक और अवार्ड है मध्य प्रदेश का, क्या नाम है जिसका, शिखर सम्मान, याद रखिए शिखर सम्मान, यह भोपाल में आयोजित किया जाता है, यह भी 1980 में शुरू किया गया था। तो 1980 में कौन कौन से अवार्ड शुरू किए गए थे, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान और शिखर सम्मान। अब देखते हैं कुछ अन्य अवार्ड के बारे में, हम देखते हैं तो देखते हैं जैसे तुलसी पुरस्कार। सबसे पहले तुलसी पुरस्कार को हम लोग देखते हैं। तो तुलसी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, 1983 में। तो याद रख लीजिए 1913 में तुलसी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इसके बाद आप देखेंगे देवी अहिल्याबाई कब शुरू की गई थी, 1996 में। इनको लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार 1976 में शुरू किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे किशोर कुमार, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, किशोर कुमार सम्मान। तो किशोर कुमार सम्मान कब शुरू किया गया था दोस्तों, किशोर कुमार सम्मान किया गया था 1998 में, कहीं कहीं पर 1997 भी मिलता है, दोनों को याद कर लीजिए, 97 98, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, परंतु अगर दोनों ऑप्शन मिले तो आपको 1998 को ही लगाना है। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, यह भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब 2 अवार्ड हैं जो 1986 में शुरू हुए थे, कौन कौन से अवार्ड हैं उनके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। पहला अवार्ड है दोस्तों कबीर, याद रख लीजिए कबीर सम्मान, याद रख लीजिए कबीर सम्मान, और कबीर सम्मान के साथ ही साथ इकबाल सम्मान। तो याद रखिए इकबाल सम्मान। तो 2 अवार्ड हैं जो 1986 में शुरू हुए थे, कबीर सम्मान और इकबाल सम्मान। इसके बाद आपको बताता हूं दोस्तों लता मंगेशकर सम्मान कब शुरू हुआ था, 1984, कहीं कहीं पर 1983 भी मिलता है, दोनों को याद कर लीजिए, कन्फ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं पर 1985 भी मिलता है, परंतु राइट आंसर दोस्तों 1984 है विकीपीडिया के अकॉर्डिंग। आगे आप लोगों की सहमति है, आपको जो याद करना है, परंतु मेरे हिसाब से तो आपको 1984 याद करना
चाहिए। सिंधी एकेडमी भी दोस्तों 1984 में ही शुरू हुई थी। कौन सी एकेडमी? सिंधी एकेडमी। और हिंदी ग्रंथ एकेडमी कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1969 में हिंदी ग्रंथ एकेडमी की शुरुआत कर दी गई थी। और साहित्य एकेडमी कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1954 में शुरू हुई थी। और कला एकेडमी कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1952 में कला एकेडमी की शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं कुमार गंधर्व सम्मान कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1992 में कुमार गंधर्व सम्मान शुरू किया गया था। कौन सा सम्मान शुरू किया गया था? कुमार गंधर्व शुरू सम्मान किया था। और मध्य प्रदेश का दोस्तों सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? गांधी अवार्ड दोस्तों दिया जाता है। यह कब शुरू किया गया था? 1995 में। क्यों सबसे बड़ा? क्योंकि जो इसकी इनाम राशि है वह सबसे अधिक है। तो इसको आपको याद रखना है। गांधी सम्मान कब शुरू किया गया था? 1995 में से शुरू किया गया था। तो चलिए आइए, इन सब न्यूज़ को हमारी हो गई है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन एवं शिव ओम अंबरदार का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान दिया गया है। डॉक्टर कवि कुंवर बेचैन गाजियाबाद नेहरू नगर में रहते थे। बीते 12 अप्रैल को उनकी पत्नी, उनको कोविड हो गया और उनका अस्पताल सूर्या अस्पताल में चल रहा था और उसी वहीं पर उनका निधन हो गया दिल्ली में दोस्तों। तो अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे। एसके सेठ का कोरोना से निधन हो गया। यह कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उपराज्यपाल थे, या इनमें से कोई नहीं थे दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के यह जज थे और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 3 खंडपीठ है। यह 3 खंडपीठ कब बनाई गई थी? तो इसको याद कर लीजिए। 1968 में मध्य हाईकोर्ट की 3 खंडपीठ बनाई गई थी। इसकी जो मुख्य पीठ है वह कहां पर है दोस्तों? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश की संस्कृत राजधानी में जबलपुर में। और इसकी 2 खंडपीठ बनाई गई थी। एक है इंदौर और दूसरी है ग्वालियर और भोपाल में बनाए जाने पर बात चल रही है। छोटी खंडपीठ है परंतु भोपाल में भी बनाई जाएगी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। हाईकोर्ट के सीजे अर्थात चीफ जस्टिस रहे एसके सेठ, कोरोना से निधन। 1990 के बाद पहले जज रहे जो मध्य प्रदेश के होते हुए भी चीफ जस्टिस बने थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस संजय कुमार सेठ का शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। वे एबी रोड स्थित अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। 1990 के बाद जस्टिस ऐसे पहले जज थे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होते हुए यहाँ के चीफ जस्टिस बने थे, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का आप लोगों का क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस शहर में मात्र 2 दिन में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट? काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है और काफी इजी भी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने डीपली तरीके से मेरा करंट अफेयर देखा है तो आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। अब दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, इतना अच्छा करंट अफेयर देने के बाद दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा करंट अफेयर, अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नहीं लगा हो दोस्तों तो डिसलाइक भी जरूर करिए। और जो आप लोगों के सुझाव हैं उन सुझाव को भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे साझा कीजिए। और मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, संडे को दोस्तों हमारा ऑफ रहता है, संडे को वीडियो आती नहीं। जो कुछ करंट अफेयर होते हैं उन्हें हम नेक्स्ट डे मंडे को डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर, आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बढ़ाने का कार्य करता है दोस्तों। यह YouTube परिवार हमारा परिवार है दोस्तों। वीडियो कुछ लंबी हो जाती है मेरी, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, परंतु मैं कभी भी कंटेंट से समझौता नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपको यह नहीं कि 10-12 करंट के क्वेश्चन आपको बता दिए जाएं। मेरा उद्देश्य हमेशा होता है करंट के साथ साथ आप जब इस वीडियो को देखें तो आपके और भी उससे जुड़े हुए जितने सवाल हैं उन सब का रिवीजन हो जाए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।